Hello, good morning students. Today we are going to study about Ohm's law and its limitations. Ohm's law. अगर कोई भी कंडक्टर है और आप उसके क्रॉस एक वोल्टेज लगाते हैं तो उसके थ्रू जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस वोल्टेज के। मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा, प्रोवाइडेड टेम्परेचर और मैकेनिकल स्ट्रेन ऐसी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रखी गई हों। तो जरा अपने नोट्स पे फोकस करते हैं, ध्यान से देखिए। हमारे पास एक कंडक्टर है, ये इसका रेजिस्टेंस है आर। कितना रेजिस्टेंस है इसका? आर। इसके क्रॉस आपने वोल्टेज लगाया। अब करंट जो फ्लो कर रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। मतलब वोल्टेज जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे आप, करंट भी उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा। लेकिन कब? अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेन भी कांस्टेंट है ऐसी कंडीशन में। तो कहने का मतलब I is equal to some constant 1 by R into V, which can be written as V is equal to RI। ये आपके पास ओम्स लॉ का बेसिक फॉर्मेट आ गया, V is equal to RI, जहां पर R is called रेजिस्टेंस और एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसकी यूनिट है ओम। ओम अगर मैं आपसे कहूँ 1 ओम को डिफाइन कर दो तो 1 ओम विल बी व्हाट? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। कहने का मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर कितना पोटेंशियल? 1 वोल्ट अप्लाई करने पर अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करे तो रेजिस्टेंस इज 1 ओम। क्लियर? तो ये डेफिनेशन आप यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। अब जरा देखिए, आपको ये बात याद रखनी है, V इज इक्वल टू आई आर। आप इसके लिए एक ट्राइंगल भी यूज़ कर सकते हैं, VIR इस तरह लिख लीजिए इस ट्राइंगल में, VIR। अब आप देखिए, अगर आपको I चाहिए तो I को हाइड कर लो, फॉर्मूला क्या है? V बाई आर। अगर R चाहिए, R को हाइड कर लो, फॉर्मूला क्या है? V अपॉन आई। और अगर V को चाहिए तो V इज इक्वल टू वॉट? देखिए क्या बचा आपका? IR, है ना। तो खैर ये तो बेसिक से एक टूल है, बाकी आप सीधा याद रखिए V इज इक्वल टू RI। ठीक है। अब यहाँ पर जो डिवाइस ओम्स लॉ को ऑबे करते हैं, डिवाइसेस दैट ऑबे ओम्स लॉ, दे आर कॉल्ड ओहमिक। क्या बोलते हैं? ओहमिक डिवाइसेस। डिवाइसेस दैट ऑबे ओम्स लॉ दे आर कॉल्ड ओहमिक। और जो ऑबे नहीं करते, विच डू नॉट ऑबे ओम्स लॉ, दे आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेस। और याद रखना, ओमिक डिवाइसेस के लिए जो VI ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है फ्रॉम ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन, VI ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन। और नॉन ओमिक के लिए इट इज नॉट सो। एक बात और, जो स्लोप होता है VI ग्राफ का वो रेजिस्टेंस के बराबर है। किसके बराबर है? रेजिस्टेंस के बराबर है। ये बातें आप याद रखेंगे और इस पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। रिमेंबर, 1 पॉइंट, स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज रेजिस्टेंस। दूसरा, डिवाइसेस दैट ऑबे ओम्स लॉ दे आर ओमिक एंड विच डू नॉट ऑबे ओम्स लॉ दे आर नॉन ओमिक। मैं यहाँ पर आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया, इधर I कोऑर्डिनेट है, इधर वोल्टेज है, आपने ग्राफ बनाया। क्लियर? ये ग्राफ आपका, इसका स्लोप क्या होगा? हमें पता है किसी भी ग्राफ का स्लोप होता है tan थीटा के बराबर। कैसे निकालते हैं? tan थीटा से। अगर आप यहाँ पे मार्किंग करें तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वैल्यू क्या है? दिस इज चेंज इन वोल्टेज। और ये बेस क्या है? चेंज इन करंट। तो tan थीटा इज बेसिकली डेल्टा V अपॉन डेल्टा I एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू रेजिस्टेंस, वोल्टेज पर यूनिट करंट। तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज गिविंग यू रेजिस्टेंस। अब मान लो मैंने आपको ये VI ग्राफ दिया, ध्यान से देखिएगा बेटा। यहाँ पर एक A ग्राफ है, दूसरा B। आपसे पूछता है कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो आपका स्लोप किसका ज़्यादा है? A का या B का? जिसका tan थीटा ज़्यादा होगा। तो आपके पास यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B बिकॉज स्लोप ऑफ A इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ B। बस एक चीज़ ध्यान देना, ये जो एंगल है आपका वो अपने करंट वाली एक्सिस से नापना है, क्योंकि एग्जामिनर कई बार क्या करेगा, इधर वोल्टेज और करंट की एक्सिस को चेंज कर देगा। अब इस केस में अगर आप ध्यान दें तो आपके पास एंगल करंट से नापना है, बस ये ध्यान देना। इस केस में B का रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ऑफ B विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ A। आई थिंक इट्स क्लियर, रेजिस्टेंस ऑफ B विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ A। ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। क्लियर है आप लोगों को? अब देखिए, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया,
बेसिकली फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड ये था, थर्ड एग्जांपल जो मैंने शो किया, फोर्थ। अब अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर एक है ए, एक है बी और एक है सी, इन तीनों में से कौन सा ओम्स लॉ को ओबे करता है? तो सी स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन ये ओरिजिन से नहीं शुरू है, तो ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। बी तो स्ट्रेट लाइन ही नहीं है, ये भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। ए इज ए स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो यहाँ पर इनमें से ए इज ओमिक, बाकी दोनों जो हैं दे आर नॉन ओमिक। आई थिंक इट्स क्लीन टिल दिस पॉइंट, ध्यान से देख लीजिए, क्लियर है आपको। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ की। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस हैं हमारे पास। सबसे पहली बात, अगर करंट एक लिमिट तक है तभी ओम्स लॉ वैलिड होता है, अगर करंट एक लिमिट से ज़्यादा हो तो ओम्स लॉ फेल होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि करंट जब एक लिमिट से ज़्यादा होगा तो आपको पता है कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जब कोलिजन के चांसेस बढ़ेंगे तो ऐसी कंडीशन में रेजिस्टेंस इंक्रीज करने लग जाएगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज करने का मतलब है स्लोप का बढ़ जाना। ध्यान देना, इफ यू एक्सीड करंट बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट then resistance will start increasing due to the increase in rate of collision, and this will make VI graph non-linear. Under that condition Ohm's law will fail. तो याद रखना Ohm's law कौन ऑबे करता है? याद रखना कंडक्टर्स ऑबे करते हैं लेकिन एक लिमिटेड करंट तक, कंडक्टर्स ऑबे करते हैं लेकिन एक लिमिटेड करंट तक, क्योंकि करंट जब एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में Ohm's law फेल होने लग जाएगा। क्लियर है? तो मैं आपका बैकग्राउंड पे फोटो रिमूव करता हूं। अब देखिए, तो ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है? पहला लिमिटेशन है कि आपके पास बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट ऑफ करंट, ओम्स लॉ फेल्स। क्या रीजन बताया इसका मैंने? क्योंकि करंट जब एक लिमिट से ज्यादा होगा तो ऐसी कंडीशन में जो वी आई ग्राफ है, जिसको हमेशा स्ट्रेट लाइन रहना चाहिए था, वो एक लिमिट ऑफ करंट, मान लेते हैं लिमिट है आई डैश, इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन ना रह करके ये कर्वेचर पकड़ लेगा। ठीक है, तो जब तक करंट आपका आई डैश से कम है तो हमारा डिवाइस ओमिक है, और जैसे ही आई डैश से ज़्यादा है वो नॉन ओमिक हो जाएगा। और ये आई डैश अलग अलग केसेस में अलग अलग होगा। रीज़न क्या है? कोलिजन बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लिमिटेशन है ओम्स लॉ का। सेकंड, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जितने भी सेमीकंडक्टर हैं, ऑल सेमीकंडक्टर एंड वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस, कोई सा भी हो, सेमीकंडक्टर या वैक्यूम ट्यूब डिवाइस, दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। कोई भी इनमें से ओम्स लॉ ओबे नहीं करता है। क्लियर? हम इसको चाहें तो ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं यहाँ पर कि जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं और जितने भी वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस हैं, कोई भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, और यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। तो ओम्स लॉ के लिमिटेशंस आपने देखे, तो सेमीकंडक्टर और वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस के लिए आप याद रखेंगे, एग्जांपल्स हैं जो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल्स। पीएन जंक्शन डायोड, इसका अगर हम वी आई ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है। अभी आपको इस स्टेज पे सिर्फ ये समझना है कि ये जो ग्राफ है दैट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, दिस ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक डिवाइस। इसके अलावा एक और डिवाइस बना देता हूं मैं, थायरिस्टर। इसका वी आई ग्राफ कुछ ऐसा है, दिस इज ऑल्सो नॉन ओमिक, ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये ओम्स लॉ को डिवाइसेस, ये वाले डिवाइसेस ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर बना सकते हैं। ये दो आप याद रखेंगे, एक पीएन जंक्शन डायोड और एक थायरिस्टर। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा ओम्स लॉ और उसके लिमिटेशंस। क्लियर? अब सपोज करो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस दूं। एक एग्जांपल है मेरे पास जो आपने प्रीवियसली पढ़ा, ओम्स लॉ। मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है, क्लियर, इसका रेजिस्टेंस इज 100 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस 100 ओम से, कह रहे कितना रेजिस्टेंस होगा एट 40 डिग्री सेल्सियस इफ अल्फा ऑफ द मटेरियल इज 2.1 इंटू 10 की पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन आपको मैं शीट डाउन करता हूँ, नजर आ जाएगा।
क्लियर है? कह रहे फाइंड रेजिस्टेंस एट 40 डिग्री सेल्सियस इफ अल्फा इज दिस मच। कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं आज हम। तो अब आप बताइए यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या थी, R2 माइनस R1 अपॉन R1 डेल्टा टी। तो R2 माइनस R1 कितना है पता करना है, ठीक है। R1 आपको दे रखा है 100, ठीक है। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर इज 40 माइनस 0। आप इसको अगर रीअरेंज करें तो R2 बिकम्स R1 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। वैल्यूज पुट करिए। R1 कितना दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है 100, 1 तो 1 ही है, अल्फा कितना है 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और डेल्टा टी इज 40 माइनस 0। आई थिंक यू कैन इजीली सॉल्व इट। 100 1 प्लस में 40 दैट इज व्हाट 80 84 है ना। आपको इससे ये डेसिमल गया 21 इंटू 4 दैट इज 84 यानी 0.084 10 की पावर माइनस 3 को एडजस्ट किया तो ये हो गया 1.084 और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस बिकम्स 108.4 ओम्स। तो आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस वे। देखिए ध्यान से आपके सामने है क्वेश्चन। क्लियर है सबको? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। दिस वे यू कैन सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स जो मैंने आपको आपकी डीपीपी में डीपीएस में दिए हुए हैं। आप उनको सॉल्व करिए, जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करिए और उनमें जो भी डाउट्स हों वो हम डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे लाइव। यहाँ तक क्लियर है? या फिर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखिएगा, कि अगर मान लो आपने यहाँ पर 200 वोल्ट पोटेंशियल लगाया, ध्यान से देखिएगा 200 वोल्ट पोटेंशियल लगाया। अब एट 20 डिग्री सेल्सियस आपके पास इसमें करंट जो है दैट इज 2 एम्पियर। कह रहे अगर टेम्परेचर हम 50 डिग्री सेल्सियस कर दें तो करंट कितना होगा, I1। 50 डिग्री सेल्सियस कर दें तो करंट कितना होगा, और अल्फा आपको दिया हुआ है मान लीजिए 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें ओम्स लॉ को साथ में हमने यूज कर लिया। हमसे पूछा हुआ है व्हाट I2, हमें मालूम है R2 इज R1 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। अब जब ये वोल्टेज और करंट का रिलेशन बोल रहा है तो V अपॉन में I2 इज इक्वल टू V अपॉन में I1 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। अब वोल्टेज सेम है तो ये कट जाएगा, तो I2 की वैल्यू आ गई I1 अपॉन 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। देखिए एंड आई थिंक यू कैन इजिली सॉल्व। I1 कितना है हमारा, I1 है 2, 1 प्लस में अल्फा है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और डेल्टा टी कितना है 30, 50 माइनस 20 दैट इज 30। तो I2 बिकम्स 2 अपॉन 1 प्लस कितना हुआ ये 60 यानी 0.06, यही हुआ ना 0.06। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 अपॉन 1.06 एम्पियर, दिस इज द वैल्यू। यू कैन ऑल्सो सॉल्व, यू कैन सॉल्व इट फर्दर। आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, देखिए जरा ध्यान से, दिस इज द रिजल्ट। आई थिंक इट्स क्लियर। आप इसको बाइनोमियल से भी सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 2 इंटू 1 प्लस 0.06 की पावर माइनस 1, तो 1 माइनस 0.06 एंड दैट इज गोइंग टू बिकम 0.94। तो 0.94 इंटू 2 तो दैट इज 18 1.88 एम्पियर अप्रॉक्स। आप समझ रहे हैं मैंने कैसे सॉल्व किया, बाइनोमियल थ्योरम से। क्लियर? जो चलो मैं लिख देता हूँ, कई लोगों को याद होगी, कई लोग भूल गए होंगे। दिस इज पहले भी पढ़ाया हुआ है मैंने 11th क्लास में। 1 प्लस में 0.06 की पावर है -1, और क्योंकि ये टर्म बहुत छोटी है तो ये पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दिस इज 2 1 माइनस 0.06 एंड दिस इज द रिजल्ट। आई थिंक इट्स क्लियर। यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। मैं इसको फोकस कर देता हूँ शीट को, आपको देख लीजिए, यहाँ तक नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट वी वांट टू डिस्कस अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये चीज आपने 10th क्लास में भी पढ़ी थी कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 डैश 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 अप टू 1 बाई Rn। तो ये फॉर्मूले आपको पता है। इसमें करंट और वोल्टेज को हम कैसे डिवाइड करते हैं और कैसे हम एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, वो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप फोकस करेंगे अपनी शीट्स पे।
देखिए इधर आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ध्यान से देखिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है करंट कांस्टेंट होगा, ध्यान से सुनिएगा, और वोल्टेज डिवाइड होगी प्रोपोर्शनली, वोल्टेज डिवाइड्स प्रोपोर्शनली, ये बात आप याद रखेंगे। सीरीज में कोई ब्रांचिंग नहीं होती, जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस है, ध्यान से सुनिएगा वर्ड्स, इवन तो आपने 10th में पढ़ा हुआ है ये बेसिक, लेकिन जो मैं बातें बता रहा हूँ उनको आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे, आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। छोटी छोटी बातें हैं, याद रखना। सीरीज का मतलब है बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं है। अगर रास्ते में कोई ब्रांच आ गई, मान लो यहाँ ब्रांच लगा दी आपने, तो उस ब्रांच में करंट डिवाइड हो जाएगा, और ब्रांच में अगर करंट डिवाइड हो गया तो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। सीरीज में करंट कांस्टेंट होना चाहिए, इसलिए जो भी रेजिस्टेंस सीरीज में उनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि करंट का डिवीजन ना हो पाए। अब देखिए मैंने R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए, मुझे मालूम है सीरीज में करंट तीनों के थ्रू सेम है। अब वर्ड्स को ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में एफिशिएंसी चाहिए, कैलकुलेशन में कुछ नहीं, तुरंत हो जाएगी, मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूं उन पे ध्यान देना। जब करंट I1 चला यहां से, ध्यान से देखिएगा, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव, करंट यहां पर चला, तो R1 के क्रॉस जब करंट फ्लो करेगा तो यहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगा V1, R2 के थ्रू जब फ्लो करेगा तो वहां वोल्टेज ड्रॉप होगा V2, और R3 के थ्रू जब फ्लो करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा V3। और कोई रेजिस्टेंस नहीं है वोल्टेज ड्रॉप के लिए, मतलब ये जो तीनों वोल्टेज ड्रॉप हुई V1, V2 और V3, इन तीनों का सम सप्लाई वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। क्या ये तीनों वोल्टेज बराबर होंगी? पता नहीं भाई, रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे तो वोल्टेज अलग अलग होंगी, रेजिस्टेंस सेम है तो वोल्टेज सेम होंगे। अब सुनिए, यही मेरा मतलब था वोल्टेज डिवाइड्स प्रोपोर्शनली, सुनते जाना बेटा। तो V इज व्हाट, तीनों वोल्टेज का सम टोटल वोल्टेज के बराबर हो गया। अब V1 क्या है, I इंटू R1, V2 V3, करंट सेम है, और जब टोटल वोल्टेज तो V इंटू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, टोटल वोल्टेज टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए I कॉमन आके यहाँ पर कट गया, R की वैल्यू आ गई सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तो हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अब अगर मेरे पास मान लो ये बराबर बराबर होते, तीनों बराबर होते, तो क्या होता, R प्लस R प्लस R 3R। इसी तरह अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, ध्यान से सुनना, n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स इन सीरीज, तो ऐसी कंडीशन में R सीरीज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इनटू R ऑफ वन रेजिस्टर्स। मतलब 2 है तो 2R, 3 है तो 3R, 5 है तो 5R, n है तो nR। इस बात को ध्यान देना, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये याद रखने वाली बातें हैं, याद रखिएगा, करंट तीनों के थ्रू सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट चेंज नहीं होता, और वो होता कितना है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ध्यान देना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, दिस इज द करंट I1, I2, I3 तीनों बराबर हैं, दैट इज वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर, इस बात को ध्यान दीजिएगा, कहीं गलती से एक रेजिस्टेंस पे मत निकाल लेना। आप अगर एक पे निकालना चाहते हैं तो V1 अपॉन R1 या V2 अपॉन R2 या V3 अपॉन R3 करके निकाल सकते हैं, बट ध्यान दीजिएगा कहीं V अपॉन में R1 मत कर लेना, मतलब जिसकी वोल्टेज उसका रेजिस्टेंस, इस हिसाब से चलना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए V इक्वल टू IR, तो किन्हीं भी तो वोल्टेज की रेशो V1 और V2 की रेशो R1 और R2 की रेशो के बराबर होगी। क्लियर, समझ में आ रही बात? मैं कह सकता हूँ V1 रेशो V2 रेशो V3 is proportional to R1 ratio R2 ratio R3, मतलब V1 upon V2 is R1 upon RT, V2 upon V3 is R2 upon R3, V1 upon V3 is R1 upon R3, इस तरह। और रेशो डिवीजन आपको पता होना चाहिए, जैसे सपोज करिए, क्या बताना चाहता हूं मैं, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 10 वोल्ट। क्वेश्चन है वोल्टेज कितनी है 4 ओम के क्रॉस, भाई टोटल 10 है तो 4 के क्रॉस कितनी वोल्टेज है, एक मिनट क्वेश्चन दिखाएं आपको, ये देखिए क्वेश्चन है, कह रहे हैं 4 के क्रॉस वोल्टेज निकालिए। सिंपल सी बात है यार, वोल्टेज अक्रॉस 2 अपॉन वोल्टेज अक्रॉस 4 इज 2 अपॉन 4, दैट इज 1 अपॉन 2, है ना। मतलब जो ये वोल्टेज है 2 ओम की और 4 ओम की, वो 1:2 में डिवाइड होती है, 1:2 में डिवाइड होती है, मतलब याद है 1 ऊपर और नीचे दोनों का सम 1 + 2 3 इंटू टोटल वोल्टेज,
और इसमें क्या आएगा 2 अपॉन दोनों का सम इनटू टोटल वोल्टेज। कहने का मतलब वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम इज व्हाट 2/3 ऑफ टोटल वोल्टेज दैट इज 10, तो दिस इज 20/3 वोल्ट। दिस इज माय आंसर। अगर वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम बोलता तो दैट इज 1/3 ऑफ 10 एंड दैट इज 10/3 वोल्ट। क्लियर? ये आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है, वरना कुछ भी नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने क्या बताया आपको, भाई इसकी वोल्टेज चाहिए ना, तो इसकी वोल्टेज अगर मुझे चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मान लो V रिक्वायर्ड है और आपके पास नीचे क्या है, वोल्टेज ऑफ 4 अपॉन वोल्टेज ऑफ 2 शुड बी 4 अपॉन 2 दैट इज 2:1। तो व्हाट इज वोल्टेज ऑफ 4? 2 अपॉन दोनों का सम इनटू 10 वोल्ट दैट इज 20/3 वोल्ट। आई थिंक इट्स क्लियर। देख लीजिए एक बार अपनी नोट्स पे फोकस करिए, इनको नोट करिए, यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लीन होंगे सबको। फटाफट इनको एडजस्ट कर लीजिए। कोई डाउट है तो यू कैन रिप्ले एंड सी। तो नेक्स्ट वी वांट टू डिस्कस अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है यहाँ पर वोल्टेज सबके क्रॉस सेम होगी और याद रखना करंट डिवाइड होगा प्रोपोर्शनली। ठीक है, प्रोपोर्शनली। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस हैं, ध्यान देना, इनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा अगर, तो इनकी वोल्टेज बराबर होगी। बहुत ध्यान से देखिए, अगर आपने वोल्टेज V लगाया, ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस है R3, यहाँ से करंट जा रहा है I। क्लियर? ध्यान से देखिए, तीनों का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा। अब जब करंट I जा रहा है तो जैसे ही करंट यहाँ पहुंचा, ये 3 भागों में डिवाइड हो गया। R1 के थ्रू I1, I2 फिर I3, और ये जो तीनों करंट है I1, I2 और I3, तीनों का सम टोटल करंट ऑफ, क्लियर है यहाँ तक, टोटल करंट I के बराबर होगा। टोटल करंट I जो इनके अंदर एंटर हुआ था। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, I1 क्या है? I1 है वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। किसकी वोल्टेज? R1 की वोल्टेज और R1 का रेजिस्टेंस। लेकिन वोल्टेज तो तीनों की बराबर है, V1 V2 V3 यहाँ बराबर है। क्यों? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए वोल्टेज हमेशा बराबर होती है। तो I1 हो गया V/R1, I2 हो गया V/R2 और I3 हो गया V/R3। और जब टोटल करंट है तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। आप यहाँ ध्यान दें तो V कट जाएगा, 1/R की वैल्यू आ रही है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सॉल्व करते टाइम इस बात का बहुत ध्यान देंगे कि जब आंसर आएगा वो 1/R होगा, आपको उसको रेसिप्रोकल करना है। क्लियर? उसको रेसिप्रोकल करना है तब आएगा। अब ये बातें याद रखनी है। क्या? पहला, वोल्टेज तीनों की बराबर है। दूसरा, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो किन्हीं भी दो ब्रांचेस में जो करंट की रेशो है वो रेजिस्टेंस की रेशो के उल्टा होगी। ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस की रेशो के उल्टा होगी, रिवर्स। यानी I1 रेशो I2 रेशो I3 इज प्रोपोर्शनल टू 1/R1 रेशो 1/R2, उल्टा है, ध्यान दीजिएगा, 1/R3। और तीसरी बात, अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, बराबर वैल्यू की अगर रेजिस्टर्स हैं आपके पास, तो R पैरेलल विल बी R/n। जैसे 3 रेजिस्टर्स हैं तो R/3, 4 बराबर हैं तो R/4, 5 बराबर हैं तो R/5। इसी तरह अगर n रेजिस्टर्स बराबर हैं तो R/n। ये बात आपको याद रखनी। देख लीजिए यहाँ तक कोई डाउट है, यू कैन रिप्ले एंड सी। नेक्स्ट एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मेरे पास एक 3 ओम का रजिस्टर है ये, और नीचे एक 6 ओम का रजिस्टर दे रखा है। यहाँ से 4 एम्पियर करंट आता है। तो आप बताइए I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी और I3 की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ से क्लियर है, I3 तो सिंपली वही होगा जो एंटर हुआ था 4, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा और वापस मिलकर के वापस 4 ही हो जाएगा। तो I3 तो 4 ही है। I1 और I2 क्या होगा? देखिए I1 और I2 की रेशो, हाँ जी, I1 और I2 की रेशो रेजिस्टेंस के उल्टा होती है। तो 1 कौन सा है? 3, और 2 कौन सा है? 6 वाला।
तो ये उल्टा हो जाएगा 6/3 यानी 2/1। तो यानी I1 इज व्हाट 2 अपॉन नीचे दोनों का सम इंटू टोटल करंट 4 एम्पियर, दैट इज 8/3 एम्पियर। और I2 इज व्हाट I2 में 1 अपॉन नीचे दोनों का सम इंटू टोटल करंट, दैट इज 4/3 एम्पियर। देख लीजिए, आई थिंक यू आर एबल टू कैलकुलेट द करंट इन इंडिविजुअल ब्रांचेस। एक आपको आइडिया लगा यहाँ पर, क्लियर। तो आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ओम्स लॉ के लिमिटेशंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज का डिवीजन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपने स्टडी की। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, और यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप अपने इस वीडियो को रिप्ले करके दोबारा देख सकते हैं। इसकी अगली स्लाइड के अंदर मैं अलग अलग नेटवर्क्स के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में करंट्स और वोल्टेजेस कैसे निकालते हैं, ठीक है, यूजिंग डायरेक्ट मेथड्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किरचॉफ्स लॉ प्रेजेंटली, किरचॉफ्स लॉ हम आगे डील करेंगे, क्लियर। तो डायरेक्टली हम करंट और वोल्टेज कैसे निकालते हैं अलग अलग पार्ट्स में, वो चीज़ हम स्टडी करना चाहते हैं। तो अभी इस स्लाइड के लिए सफिशिएंट। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय टिल देन।